हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन बोल दे, फिर से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मोटिवेशन लाइन आपके लिए बोलना चाहेंगे कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। क्यों भरोसा करते हो हाथों के लकीरों पर, क्यों भरोसा करते हो हाथों की लकीरों पर। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, तकदीर आपकी अगर बनानी है तो आपको सिर्फ मेहनत ही आपकी है जो आपकी तकदीर बना सकती है, और हाथों की लकीरों और अफवाहों पर विश्वास करके ना आपकी तकदीर नहीं बन सकती। आप घर बैठे या कहिए बगैर कुछ किए आप अपनी तकदीर नहीं बना सकते। आपको तकदीर बनानी है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और बैठे बैठे कुछ मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, आज के समय में ना कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही कठिन हो गया है। बहुत ही कंपटीशन है आज के ज़माने में, और बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो मेहनत करिए दोस्तों, और स्टडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ना है तो स्टडी बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। सो अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और आगे हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो आपको ना समझ में आए आप हमें कमेंट बताइए, हम लाएंगे उसको। तो चलिए अपने वीडियो पे आ जाते हैं और आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। अब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में क्या क्या विशेषता है, तो देखिए यहाँ पॉइंट वाइज हमने इसको छोटे छोटे पॉइंट में करके लिख दिया, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए पहली विशेषता क्या है इसकी, विशालतम संविधान। अब विशालतम संविधान क्यों कहा गया? विशालतम संविधान इसलिए क्योंकि हमारे जब संविधान बना उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में उसकी संख्या क्या है? वर्तमान में है 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 22 अनुसूचियाँ, ठीक है। और ये विशाल क्यों है? इतने तो हैं, इससे तो विशाल का पता चल रहा है, पर क्यों है वो? क्यों? क्योंकि हमारे जो केंद्र और राज्य, इन दोनों को परिस्थितियों को देखते हुए कि सभी नागरिक उस विधि को समझ सके, उस सरल भाषा का प्रयोग करते हुए हमारे संविधान को लिखा गया है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका ये कहना था कि यह जो देश का सर्वोच्च विधि है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसको देश का कोई भी नागरिक उसको पढ़ सके, उसको समझ सके, उसके अनुसार आचरण कर सके। ऐसे हमारा संविधान होना चाहिए। अगर आप संविधान की कोई भी बुक उठाएंगे ना, बहुत मोटी मोटी आती है, बट अब देखकर खुद आपको लगेगा कि पढ़ने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा, बट आप जब उसको उठाएंगे पढ़ेंगे तो उस वर्ड को, उस भाषा को देखकर आपको जो है ऐसा लगेगा हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, कि बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा गया है। उसकी जो भाषा लिखी गई है ना, बहुत ही सरल भाषा लिखी गई है। आप पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, बहुत आसानी से आप पूरे संविधान को समझ सकते हैं, ऐसी भाषा उसमें लिखी गई है। तो देखिए दूसरा क्या है इसमें है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना। अब प्रभुत्व संपन्न क्या है? प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है इसका मतलब यह है कि हमारा जो संविधान है वह आंतरिक और बाह्य दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन हमारा संविधान नहीं है। वह चाहे तो किसी भी देश से संधि कर सकता है या मित्रता कर सकता है। हमारा संविधान ये है हमारा जो है प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक शब्द क्या है? लोकतंत्रात्मक मतलब का जनता, लोक का मतलब ही होता है जनता, जनता का शासन, जनता की सरकार। यह लोकतंत्रात्मक शब्द का मतलब है जनता की सरकार। जनता की सरकार क्योंकि देखिए जो संविधान बना है वो हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बना है, और जनता के लिए सरकार बना है। हमारा संविधान क्या है? जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो सरकार है वो हमारा
लोकतंत्रात्मक शब्द का मतलब ये होता है। ठीक, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है और इसका मतलब होता है कि राज्य जो है किसी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता ना देकर वरन सभी धर्मों को एक समान मान्यता देगा और कोई भी नागरिक अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा, राज्य उस पर कोई भी रोक नहीं लगाएगा। समाजवादी गणराज्य की स्थापना। गणराज्य की स्थापना क्या? गणराज्य का मतलब होता है कि हमारे जो देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है राष्ट्रपति, वो भी निर्वाचित होता है। जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित हो, चाहे जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से निर्वाचित हो, उस राज्य को या उस देश को गणराज्य कहा जाता है, जहाँ का सर्वोच्च पदाधिकारी भी निर्वाचित होता हो। तो हमारे देश में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, जो कि इनडायरेक्ट तरीके से जनता के ही द्वारा निर्वाचित होता है, जो कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अखंडता। अखंडता क्या है? अखंडता यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ड है, क्योंकि अखंडता के ही द्वारा यहाँ से ये समझ सकते हैं कि हमारा जो एक संघ है, भारत छोटे छोटे राज्यों का एक संघ है और उस राज्य को ऐसा नहीं है कि जो कोई भी राज्य है तो वह भारत के संघ से अलग नहीं हो सकता। अखंडता इसी बात, अखंडता जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा संघ है, भारत के छोटे छोटे राज्यों का संघ है, कोई भी राज्य भारत के संघ से अलग नहीं हो सकता। अखंडता शब्द का यहाँ मतलब क्या है कि हमारा जो राज्य है वो भारत के संघ से अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है? संसदीय ढंग की सरकार। देखिए, सरकार दो प्रकार की होती है, एक संसदात्मक सरकार, एक अध्यक्षात्मक सरकार। हमारा जो सरकार है वो संसदीय ढंग की सरकार है, जो कि ब्रिटेन में जो नियम चलता है। क्योंकि अब देखिए, अमेरिका में जो सरकार चलती है वहाँ पे होता है अध्यक्षात्मक सरकार, और हमारे भारत में जो सरकार है वो है संसदीय ढंग की सरकार, जो कि ब्रिटेन की सरकार के समान है। अब यहाँ पर है संसदात्मक सरकार क्यों है? क्योंकि देखिए, जब हमारे देश में ब्रिटेन का शासन था तो उस समय भी यहाँ पे संसदीय सरकार ही चल रही थी और भारतवासी उसके आदी हो चुके थे और उसको समझ चुके थे। अगर उस समय, जबकि हमारा संविधान बन रहा था और ज्ञान हमें उतना नहीं था, अगर हम उस समय सरकार को चेंज करते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता और उसको समझने में या शायद उस सरकार को चलाने में हो सकता था कि जो है संविधान निर्माती या फिर हमारे नेता असफल रहते। तो नागरिक भी उसको समझ चुके थे, उस संविधान, उस सरकार को, संसदीय ढंग के और संसदीय सरकार को, और जो हमारे नेता थे वो तो अच्छे से जानते। तो उन्होंने क्या किया? संसदीय सरकारी व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को ही इस देश में लागू रखा। एक सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है एक नागरिकता। एक नागरिकता क्या है? हम भारत में अगर किसी भी राज्य में रहे, चाहे तो आप केरल में रहिए, चाहे तो आप जम्मू कश्मीर में रहिए, चाहे तो आप असम में रहिए, अरुणाचल प्रदेश में रहिए, गुजरात में रहिए, राजस्थान में रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए, मध्य प्रदेश में रहिए, पंजाब में रहिए, कहीं भी आप पूरे भारत में कहीं भी आप रहेंगे, आपको नागरिकता कहाँ की मिलेगी? आपको नागरिकता सिर्फ भारत की मिलेगी। सिर्फ एक नागरिकता मिलेगी, राज्य की नहीं। राज्य की नागरिकता ही भारत की नागरिकता है। अगर आपकी नागरिकता, आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता मानी जाएगी, ना कि उस राज्य की नागरिकता। आप पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आने जाने की आपको स्वतंत्रता है। यह है एक नागरिकता। अगर आप चाहें, केरल से आप उत्तराखंड में रह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में रह सकते हैं, जाके आप असम में रह सकते हैं, आपको नागरिकता भारत की ही मानी जाएगी, ना कि आप उस राज्य के नागरिक। आप एक राज्य के नागरिक हैं तो आपका मतलब है आप पूरे देश के नागरिक हैं, क्योंकि आप भारत राज्यों का संघ है और उसी संघ में आप भी रह रहे हैं।
नेक्स्ट क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। देखिए पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना हमने यहाँ आपको बताया, पंथ निरपेक्ष शब्द कि भारत जो है किसी एक धर्म को मान्यता न देकर वरन सभी धर्म को समान रूप से मान्यता देगा। आप अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने में, अपने धर्म को जो है दूसरों को बताने में बिल्कुल स्वतंत्रता है। राज्य किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मूल अधिकार। देखिए एक बहुत ही बड़ी विशेषता ये है कि हम जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार किसके, हम नागरिकों के मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है, किसी व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं उसी को हम मूल अधिकार कहते हैं। और मूल अधिकार हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मूल अधिकार, देखिए संसद, इसमें कहा गया मूल अधिकार में कि संसद जो है कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जिसके द्वारा नागरिकों के मूल अधिकार का हनन हो। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हमारी न्यायपालिका है। न्यायपालिका तब क्या करेगी, उस स्थिति में न्यायपालिका क्या करेगी, अगर संसद कोई ऐसी विधि बनाती है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तब उस स्थिति में न्यायपालिका उस समय उस विधि को चाहे तो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और मूल अधिकार शायद मेरे अनुसार मूल अधिकार सबसे बड़ी विशेषता है हमारे संविधान की। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशों का उल्लेख किया गया है जिनको पूरा करना राज्य का परम कर्तव्य माना गया है, पवित्र धर्म माना गया है। और इन्हीं जो निर्देशों को हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इनको जो संविधान में शामिल करने की प्रेरणा में कहाँ से मिलती है, आयरलैंड के संविधान से मिलती है। और इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा मिश्रण। नम्यता अनम्यता, इसको हम संविधान के संशोधन पे देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण एक तरह संविधान के संशोधन की बात करता है यहाँ पे, कि हमारा जो संविधान है, संविधान निर्माताओं को क्या कहना था कि हम संविधान को इतना कठोर भी नहीं बना सकते कि उसमें समय के अनुसार परिवर्तन ना किया जा सके, और संविधान को इतना सरल भी नहीं बना सकते हम कि उसमें हर एक बात पर, छोटी छोटी बातों पर परिवर्तन किया जा सके। तो संविधान हमारा इस तरह है कि उसमें बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए हमें विशेष प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। और कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जिनको परिवर्तन करने के लिए, जिनमें सुधार करने के लिए हमें विशेष प्रक्रिया का सहारा नहीं लेना पड़ता, बल्कि एक समान तरीके से भी उसको परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसी में संविधान निर्माता क्या कहना था कि अगर हम किसी देश के संविधान को ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कठोर बना देते हैं तो हम उस देश की प्रगति को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम किसी चीज़ को अपरिवर्तनशील बना देंगे तो समय के साथ हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और समय के साथ अगर उसमें परिवर्तन नहीं होगा तो उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। तो संविधान ऐसा होना चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसी बनानी चाहिए कि जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन किया जा सके, न कि ऐसा कि उसमें समय के अनुसार परिवर्तन ना हो सके, क्योंकि हमें समय के साथ चलना है, ना समय के आगे ना समय के पीछे। ठीक है, तो नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण, ये भी बहुत बड़ी विशेषता हमारी है संविधान की। केंद्रोन्मुख संविधान, केंद्रोन्मुख संविधान भी एक बहुत ही बड़ी विशेषता हमारे संविधान की है, क्योंकि देखिए भले ही हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है, पर आपात परिस्थिति आने पर ना सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित हो जाती हैं और केंद्र ही सर्वशक्तिमान हो जाता है। तो केंद्रोन्मुख संविधान मतलब केंद्र में ही सारी शक्तियाँ निहित हो जाती हैं और केंद्र ही सबसे शक्तिशाली बन जाता है आपात परिस्थिति आने पर, या केंद्र ही जो है पूरे, जैसे एक होता नहीं है कि मान लीजिए हमारा केंद्र के चारों तरफ इसके राज्य हैं, तो एक केंद्र ही पूरे राज्य पर शासन करेगा, भले ही राज्य में भी एक केंद्र है। नेक्स्ट क्या आता है, वयस्क मताधिकार। अब वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि हमारा जो संविधान है उसमें एक प्रक्रिया ये है
कि जो सरकार आएगी वो निर्वाचित होकर आएगी, और निर्वाचन किसके द्वारा होगा? वयस्कों के द्वारा। वयस्क के द्वारा होगा। उसकी आयु क्या होगी? आयु 18 साल। जो वयस्क मताधिकार होता है वो 18 साल पे, अगर आप 18 साल के हैं तो आप अपना मतदान कर सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार, ठीक। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत बड़ी विशेषता हमारे है संविधान की। न्यायपालिका हमारी पूर्णतः स्वतंत्र है। सभी जगहों पर हमारी न्यायपालिका सबसे ऊपर रहती है। अगर कहीं भी कोई भी विधि, न्यायपालिकाओं को हम क्या कहते हैं? संविधान का रक्षक। न्यायपालिका को ही संविधान का रक्षक हम कह सकते हैं। अगर कोई भी विधि ऐसी संसद बनाता है या ऐसी बनती है जिससे कि नागरिकों को उसका दुरुपयोग हो या नागरिकों को उसके नुकसान है, तो वहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और उस विधि को चाहे असंवैधानिक या संवैधानिक घोषित कर सकती है। और सर्वोच्च है हमारी न्यायपालिका। नागरिकों के मूल कर्तव्य। देखिए, मूल अधिकार के साथ साथ नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी संविधान में बताए गए हैं कि नागरिकों को संविधान के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। संविधान की रक्षा करना, उसके अनुसार चलना, और भी बहुत से कर्तव्य बताए गए हैं। ये तो हमारे हो गए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। अब इन सब ने हमने देखा कि क्या विशेषता थी। अब अगर इन सब को हम जो है आगे अभी अनुच्छेद में एक एक करके सबको पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ आपको इसकी विशेषता बताई, संविधान की क्या क्या विशेषता थी उसके पॉइंट को हमने बताया है। हम अभी जब आगे पढ़ेंगे तो सभी विषय में फिर से दोबारा मिलने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।